नमस्कार, मैं मयंक भार्गव, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएलटी कॉलेज सहरसा आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्वच्छंदतावादी आलोचना पर चर्चा करेंगे, जो स्नातकोत्तर हिंदी सेमेस्टर 4 के पत्र 16 का अंश है। स्वच्छंदतावादी आलोचना को सौष्ठववादी आलोचना के नाम से भी जानते हैं। इसमें आलोचक मूल्यांकन नहीं करते, अपनी मनोवृत्ति के अनुसार एक खास तरह की स्वच्छंदता उनमें होती है। अर्थात सौष्ठववादी आलोचक अपनी स्वच्छंद अनुभूतियों को सामने रखता है, इसीलिए इसे स्वच्छंदतावादी आलोचना भी कहते हैं। स्वच्छंदतावाद शब्द अंग्रेजी के रोमांटिसिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है। शुरू में जब इस शब्द का प्रयोग हुआ तो वह एक नकारात्मक अर्थ में हुआ था। आलोचना पद्धति के रूप में तो इसका प्रयोग बहुत बाद में हुआ, परंतु 1654 के ही आसपास उपन्यास के समान कहकर निंदा के रूप में यह शब्द प्रचलित हुआ। इसका अर्थ यह लगाया गया कि यह नितांत काल्पनिक और असत्य है। तो अभिव्यक्ति के संबंध में स्वच्छंदतावाद शब्द प्रचलित हुआ कि ऐसी धारणा जिसमें सभी प्रकार के नियमों और रूढ़ियों को तोड़ने की प्रवृत्ति हो। इस प्रवृत्ति के सहारे ही आलोचना में भी स्वच्छंदतावादी आलोचना की शुरुआत हुई। हिंदी में जो स्वच्छंदतावादी आंदोलन है वह अंग्रेजी आलोचना के रोमांटिक आलोचना से मिलता जुलता है। अंग्रेजी साहित्य की आलोचना के इतिहास में स्वच्छंदतावादी आलोचना एक महान युग का द्योतक है। यूं तो विभिन्न देशों में इसकी शुरुआत अलग अलग मानी गई है, परंतु आज की आलोचना इसको वर्ड्सवर्थ से मानती, इसका प्रारंभ वर्ड्सवर्थ से मानती है। 1800 ईस्वी में वर्ड्सवर्थ की एक कृति आई थी और उसका जो प्रीफेस लिखा था, उन्होंने लिरिकल बैलेड्स का जो प्रीफेस लिखा था वर्ड्सवर्थ ने, वहाँ से स्वच्छंदतावादी आलोचना का प्रारंभ माना जाता है। आज भी कई रचनाकार आलोचना में भी हस्तक्षेप करते हैं। उसी प्रकार अंग्रेजी का जो रोमांटिक युग था उसमें जो कवि हुए वर्ड्सवर्थ, शैली, कीट्स, इन लोगों ने रचना के साथ साथ आलोचना में भी सार्थक हस्तक्षेप किया। तो जैसा कहा गया कि लिरिकल बैलेड्स के प्रीफेस से स्वच्छंदतावादी आलोचना की शुरुआत मानी जाती है 1800 ईस्वी, और लगभग 25 साल तक रोमांटिक आंदोलन अपने उत्कर्ष पर रहा। और हैजलेट की एक कृति आई 1825 में, द स्पिरिट ऑफ द एज। माना जाता है कि वहाँ पर रोमांटिक आंदोलन समाप्त होता है। यानी 1800 से लेकर 1825 ईस्वी के बीच
स्वच्छंदतावादी आलोचना वहाँ प्रचलित हुई, जिस दौरान कविता की प्रकृति, स्वभाव, भाषा आदि पर गहरा चिंतन किया गया। यह रोमांटिक आंदोलन केवल एक देश तक सीमित नहीं है। जर्मनी में, फ्रांस में, इंग्लैंड में अपने अपने ढंग से स्वच्छंदतावादी आलोचना, स्वच्छंदतावादी साहित्य, या कुल मिलाकर कहें तो स्वच्छंदतावादी आंदोलन पनपा और विकसित हुआ। विभिन्न देशों के रोमांटिक आंदोलन का जब अध्ययन करते हैं तो उसमें कई समानताएं मिलती हैं तो कई अंतर मिलते हैं। रोमांटिक शब्द अलग अलग देशों में अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त होता रहा और आलोचक इस पर परस्पर विचार विमर्श करते रहे। मुख्य रूप से दो आलोचकों के नाम प्रमुख हैं, मदाम द स्टील और श्लेगल। मदाम द स्टील और श्लेगल की बहसों के बीच रोमांटिक शब्द एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होने लगा। इन दोनों विद्वानों ने अपनी आलोचना के द्वारा क्लासिकल साहित्य और रोमांटिक साहित्य को बिल्कुल अलग अलग सुस्थापित कर दिया। इन लोगों ने क्लासिकल और रोमांटिक के बीच एक विभाजन स्पष्ट कर दिया गया और उसी काल में एक तरफ रोमांटिक कविताएं लिखी जा रही थीं तो दूसरी तरफ इस नए ढंग की रचना के आधार पर नए समीक्षा सिद्धांत भी निर्मित हो रहे थे, जिसे आज हम स्वच्छंदतावादी अथवा रोमांटिक आलोचना के नाम से जानते हैं। हर आंदोलन अलग अलग देश में अपनी परिस्थितियों के अनुरूप विकसित होता है। भारत में यह आंदोलन अपने खास परिस्थितियों में विकसित हुआ, पर जहाँ तक अंग्रेजी के रोमांटिक आंदोलन का प्रश्न है, इसका संबंध वहाँ की स्वतंत्रता लहर से भी है। ध्यान दें कि स्वच्छंदतावादी युग के पहले वहाँ एक नव अभिजात्य युग था और उस युग में उदारतावादी विचारों की एक अंतर्धारा प्रवाहित हो रही थी। इस उदारतावाद ने यह सिखाया कि आंख बंद करके किसी नियम का पालन नहीं करना है। लॉन्जिनस का जो उदात्त सिद्धांत था उससे भी यह उदारतावाद प्रभावित हुआ और फिर इसी दौर में शेक्सपियर को नए ढंग से पढ़ने की शुरुआत हुई। तो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में वहां स्वतंत्रता आंदोलन की एक लहर आ गई, जिसके तहत राजनैतिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता की मांग तेज हुई और इसका मूर्तिमान रूप अमेरिका के स्वातंत्र्य युग और फ्रांसीसी क्रांति में देखा जा सकता है। और जब यह स्वतंत्रता की लहर तेज हुई तो एक मुक्त चिंतन का प्रकाश चारों ओर फैला। इस मुक्त चिंतन के प्रकाश में एक बार फिर नए सिरे से अरस्तु, होरेस जैसे जो विद्वान थे उनको फिर से देखा जाने लगा। एक आलोचक हुए डॉक्टर जॉनसन, उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रत्येक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति नया अन्वेषण करता है। किसी का अनुकरण करके श्रेष्ठ नहीं बना जा सकता। यदि श्रेष्ठ बनना है तो अपनी नई लकीर खींचनी होगी। कविता
और आलोचना दोनों क्षेत्रों में नए क्षितिज की तलाश होने लगी। वस्तु को गहराई और व्यापकता से देखने के लिए नए आयामों का उद्घाटन होने लगा और इसी स्वच्छंदतावादी मनोवृत्ति का परिणाम है कि शेक्सपियर के अध्ययन में लोग ज़्यादा रुचि लेने लगे। मध्यकालीन वीर गीत और साहसिक कथा काव्यों में भी लोगों की दिलचस्पी बढ़ी। अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड में, जर्मनी में बहुत सारे विद्वान आए जिन्होंने काव्य के सौंदर्य पक्ष पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया। और वास्तव में जर्मनी में काव्य के सौंदर्यात्मक पक्ष पर विशेष गहराई से विचार किया गया। और फ्रांस में जब यह रोमांटिक आंदोलन विकसित हुआ तो इसने रोमांटिक आंदोलन को फ्रांस ने एक नई गति दी। इस प्रकार हम देखते हैं कि पूरा का पूरा रोमांटिक आंदोलन स्वतंत्रता के बीज शब्द से जुड़ा हुआ है। उसके पहले बहुत दिनों तक प्लेटो, अरस्तु, होरेस इन सब के अनुसरण पर कविता को अनुकृत सिद्धांत से जोड़ा जाता था। माना जाता था कि यह अनुकरण है। लेकिन जैसा कि डॉक्टर जॉनसन ने कहा था कि प्रत्येक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति नया अन्वेषण करता है, नई खोज करता है, वह केवल अनुकरण कर ही नहीं सकता। तो जब रोमांटिक आंदोलन आता है तो कविता की पुरानी परिभाषाएं टूटती हैं। कविता की पुरानी परिभाषाएं एक प्रकार की जंजीर थी जिसके अंदर रचना बंधी हुई थी अनुकरण के क्षेत्र से। स्वच्छंदतावादी आलोचना को यह श्रेय जाता है कि उसने रचना का संबंध स्वतंत्रता के साथ जोड़ा। मनुष्य जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इस स्वतंत्रता का विकास हुआ उस जमाने में, और स्वाभाविक है कि वही स्वतंत्रता की भावना कविता के क्षेत्र में भी आई। हिंदी के परिदृश्य में हम आगे देखेंगे कि जब निराला आते हैं और राजनीतिक आंदोलन उस समय स्वतंत्रता से यहां छाता है, तो वही समय है जब हिंदी में भी रोमांटिक आंदोलन विकसित होता है और निराला कहते हैं कि मनुष्य की तरह कविता भी मुक्ति चाहती है। उसी प्रकार 18वीं शताब्दी में अंग्रेजी साहित्य के इतिहास का जब हम अध्ययन करते हैं कि वहाँ रोमांटिक आंदोलन कैसे विकसित हुआ, तो हम यही पाते हैं कि स्वतंत्रता की भावना के साथ ही रोमांटिक आंदोलन धीरे धीरे विकसित हुआ। फ्रांस में, जर्मनी में, हर जगह यह स्वतंत्रता बीज शब्द है रोमांटिक आंदोलन को समझने का। और इसीलिए जब वर्ड्सवर्थ की परिभाषा हम देखते हैं कविता की कि पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशंस, कविता शक्तिशाली अनुभूतियों का स्वतः प्रवाह है। जो शक्तिशाली अनुभूति होती है अपने आप बहती है, वह किसी अनुकरण में नहीं बंध के रह सकती, किसी जंजीर में वह बांधी नहीं जा सकती। वह अनुभूतियों का स्वतः स्फूर्त प्रवाह है। और इसी में जोड़ते हुए कॉलेज ने भी कहा कि कविता मानवीय बुद्धि, विचार, वासना, संवेग, भाषा, इन सब की सुगंध है। यानी इन दोनों परिभाषाओं को हम देखेंगे तो पाएंगे कि पुराने नियमों को तोड़कर उनके स्थान पर नए लचीले नियमों की स्थापना की जा रही थी।
मुक्ति की आकांक्षा रोमांटिक आंदोलन की सबसे प्रमुख चीज़ है। और वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज और इनके काव्य ग्रंथ लिरिकल बैलेट्स की भूमिका में ही यह स्पष्ट कर दिया गया कि मुक्ति की आकांक्षा के साथ साथ कल्पना और संवेग भी कविता के अभिन्न अंग हैं। कल्पना तत्व की प्रधानता है इसमें। यदि कल्पना और संवेग न रहे तो इसके अभाव में कविता में दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता नहीं होगी। अगर नई कल्पना नहीं होगी तो कविता में ताजगी नहीं रहेगी। कविता अनुकरण से दूर हटती है कल्पना और संवेग तत्व के सहारे। और इसके साथ साथ एक और चीज जो कविता को समझने में जोड़ी गई वह है कि अभी तक इससे पहले जो कविता संबंधी धारणा थी उसमें कविता की आनंददायक शक्ति को स्वीकार नहीं किया गया था। लेकिन कॉलरिज ने कहा कि कविता आनंद के माध्यम से उपदेश देती है। यानी इसमें उपदेश का भी एक तत्व है आनंद के साथ, जिसको भारतीय काव्यशास्त्र में कांता सम्मित उपदेश कहा गया है कि गुरु के द्वारा दिया गया उपदेश दूसरे किस्म का है और जो कांता सम्मित उपदेश है वह हृदय ग्राह्य होता है क्योंकि उसमें एक आनंद की भावना भी विद्यमान होती है। कॉलरिज ने सबसे पहले कविता की इस आनंददायक शक्ति के संबंध में अपने विचार रखे थे। इस काव्य सिद्धांत की जो एक और बड़ी विशेषता है वह है कि काव्यात्मक विन्यास और छंदों के संबंध में भी इस पर विचार किया गया। इसके पहले जो काव्यात्मक विन्यास पर जो कुछ भी चीजें लिखी गई थी वह एक पुरानी परंपरा का अंश थी। भाषा के संबंध में वर्ड्सवर्थ ने नए प्रश्न उठाए। कॉलरिज ने फिर वर्ड्सवर्थ के विरोध में अपना मत व्यक्त किया, लेकिन इनके परस्पर विचारों से एक दूसरे को जो काटा इन लोगों ने, उन सबसे स्वच्छंदतावादी आंदोलन की समझ विकसित हुई। बल्कि कहें तो आज भी वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज के मतों का महत्व कम नहीं हुआ है। उन लोगों ने भाषा छंद के बारे में जो कुछ भी कहा वह पुरानी आलोचना से अलग एक नए मोड़ की सूचना देता है। फिर बाद में शैली आते हैं जिन्होंने प्लेटो के प्रेरणा सिद्धांत को एक नया अर्थ दिया। आज जो हम सत्यम शिवम सुंदरम की चर्चा बार बार करते हैं। फिर कीट्स का आलोचना सिद्धांत आता है। इन सब की चर्चा हम लोग धीरे धीरे करेंगे। और फिर उसके बाद हिंदी साहित्य में स्वच्छंदतावादी आंदोलन का विकास किस तरह होता है इस पर चर्चा होगी। तो वर्ड्सवर्थ की बात अगर हम पहले करें तो वर्ड्सवर्थ ने कविता के संबंध में दो दृष्टियों से विचार किया है। पहला है रचना प्रक्रिया की दृष्टि से और दूसरा है काव्य विन्यास की दृष्टि से। और जब रचना प्रक्रिया और काव्य विन्यास यानी पोएटिक डिक्शन इन दोनों दृष्टियों से देखते हैं तो वर्ड्सवर्थ का अपना एक काव्यशास्त्र हमारे सामने नजर आता है। स्वच्छंदतावादी आंदोलन का जो काव्य सिद्धांत है वर्ड्सवर्थ के द्वारा दिया गया वह इन दोनों दृष्टियों को समेकित रूप से देखने पर हमारे सामने स्पष्ट होता है। कवि के संबंध में पहले हम रचना प्रक्रिया की दृष्टि से देखें तो उनका विचार है कि कवि में संवेदना को संगठित करने की
अधिक क्षमता होती है और कविता साधारणीकृत वस्तुओं का चित्रण अधिक करती है। जो सामान्य व्यक्ति है और एक कवि है, दोनों अलग अलग हैं। जो कवि है उसमें सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा ज़्यादा उल्लास होगा, ज़्यादा उत्साह होगा, उसमें कोमलता ज़्यादा होगी, चीज़ों को समझने की संवेदना ज़्यादा होगी। मानवीय प्रकृति का ज्ञान स्वाभाविक है कि एक कवि को ज़्यादा होता है। भाई, पत्थर तोड़ती युवती को तो हम सब देख रहे हैं, लेकिन स्वाभाविक है कि निराला में मानवीय प्रकृति का ज्ञान ज़्यादा है, उनमें जीवंत संवेदना है, कोमलता है। इसीलिए उन्होंने एक अद्भुत कविता लिखी, तोड़ती पत्थर। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। तो स्वाभाविक है कि एक कवि में सामान्य व्यक्तियों की अपेक्षा ये तत्व ज़्यादा होते हैं। वह अपनी आनंद की अनुभूति को अपनी रचना के माध्यम से दूसरों तक संप्रेषित करता है। और कोई चाह कर ही केवल कविता बना नहीं सकता। कविता स्वतः स्फूर्त होती है, अपने आप आती है। पुनः याद करें कविता की परिभाषा जो वर्ड्सवर्थ ने दी थी कि कविता शक्तिशाली अनुभूतियों का स्वतः स्फूर्त प्रवाह है। वह बनाई नहीं जा सकती, अपने आप आती है। यह अलग बात है कि बाद की जो आलोचना है वह वर्ड्सवर्थ के इस स्वतः स्फूर्त काव्य सिद्धांत से सहमत नहीं है। बाद में आलोचकों ने माना कि कविता के लिए केवल स्वतः स्फूर्त होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि चिंतन, मनन, अनुभव की व्याप्ति, शब्दों की समझ, इन सब की ज़रूरत होती है। लेकिन जैसा वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि स्वतः स्फूर्त है, ठीक वैसे ही हिंदी में जो कवि आए, जब रोमांटिक आंदोलन हिंदी में आता है तो वहाँ हम वर्ड्सवर्थ की तरह सुमित्रानंदन पंत को पाते हैं। सुमित्रानंदन पंत ने ठीक उसी वजन पे लिखा कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। जब पंत आंखों से चुपचाप कविता के बह जाने की बात करते हैं तो वर्ड्सवर्थ याद आते हैं कि कविता शक्तिशाली अनुभूतियों का स्वतः स्फूर्त प्रवाह है। जब हम इस परिभाषा को मानते हैं तो एक दिक्कत होती है कि जो पुराने अंग्रेजी के अभिजात्यवादी कवि हैं, जो उनकी कालजयी कृतियां हैं, उनके आगे एक प्रश्न चिन्ह लगता है। इसीलिए बाद में इस परिभाषा की सीमा स्पष्ट हुई। लेकिन जब यह परिभाषा आई थी, उससे यह स्पष्ट हुआ कि स्वच्छंदतावादी आलोचना अरस्तु के अनुकृति सिद्धांत और विरेचन सिद्धांत से अलग हटकर नए दृष्टिकोण से कविता पर विचार करती है। लिरिकल बैलेट्स के प्रीफेस में ही लिखा गया है कि कविता साधारणीकृत वस्तुओं का चित्रण अधिक करती है। यानी कविता में साधारण वस्तुओं का चित्रण ज़्यादा होता है और इतिहास इसके ठीक उलट है। इतिहास में विशेष व्यक्तियों का, विशेष घटनाओं का चित्रण ज़्यादा होता है, पर कविता में साधारण वस्तुओं का चित्रण ज़्यादा होता है। अरस्तु का विरेचन सिद्धांत बिल्कुल अलग था, जिसका लक्ष्य बिल्कुल आनंद था। तो इसमें भाषा और छंद के संबंध में भी वर्ड्सवर्थ ने नए ढंग से विचार किया। पुराने जो अलंकृत काव्य विन्यास की धारणा थी, उसको उन्होंने अपने समय की कविता के लिए अपर्याप्त माना। उनका मानना था
कि उनके समय की कविता के लिए एक नए ढंग का काव्य विन्यास या एक नई काव्य भाषा की आवश्यकता है। भाषा संबंधी जो उनके उनके विचार हैं, उनको दो प्रमुख बिंदुओं में बांटा जा सकता है। एक, अलंकृत भाषा के स्थान पर काव्य में मध्य वर्ग और निम्न वर्ग की सामान्य भाषा का प्रयोग, और दूसरा, गद्य और छंदोबद्ध रचना की भाषा में मौलिक अंतर की अस्वीकृति। अब हम इन दोनों बिंदुओं को देखेंगे। वर्ड्सवर्थ का मानना था कि रचना में, कविता में अलंकृत भाषा की अपेक्षा निम्न वर्ग की, मध्य वर्ग की सामान्य भाषा ज़्यादा उपयुक्त है, क्योंकि जो मध्य वर्ग और निम्न वर्ग के लोग होते हैं वो अत्यंत निश्चल ढंग से अपने विचारों को अभिव्यक्त कर देते हैं, और जो उच्च वर्ग के लोग हैं वह अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए अलंकार का सहारा लेते हैं, बहुत सजा के अलंकृत भाषा में अपनी बात व्यक्त कर देते हैं। परंतु जो सामान्य वर्ग है उसकी विचाराभिव्यक्ति एक सामान्य भाषा में होती है, और वर्ड्सवर्थ ने माना कि यही भाषा कविता के लिए ज़्यादा उपयुक्त थी। जब हम इसकी तुलना हिंदी से करते हैं तो हिंदी में जो छायावादी काव्य है, और यह समझ लें कि हम लोग इसकी चर्चा बाद में करेंगे विस्तार से, कि हिंदी की जो स्वच्छंदतावादी समीक्षा है वह छायावाद से जुड़ी हुई है, हिंदी के छायावादी काव्य से। तो जो समस्याएं हम अभी चर्चा कर रहे हैं, जो अंग्रेजी साहित्य, रोमांटिक साहित्य से कैसे नाभिनाल संबंध है अंग्रेजी की रोमांटिक आलोचना का, तो हिंदी के परिप्रेक्ष्य में छायावाद के संबंध में हम देखेंगे कि हिंदी का समीक्षावादी आंदोलन, हिंदी की स्वच्छंदतावादी समीक्षा छायावाद से नाभिनाल संबंधित है। तो वर्ड्सवर्थ के सामने जो भाषा की समस्या थी कि वह अलंकृत काव्य भाषा से मुक्ति चाहते थे, पर छायावाद के कवियों के सामने यह समस्या दूसरे ढंग की थी। छायावाद से ठीक पहले द्विवेदी युग था हिंदी में। छायावाद द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मक भाषा से मुक्ति चाह रहा था। वहां जो द्विवेदी युग में मैथिली शरण गुप्त जैसे कवि हैं, हरिऔध जैसे कवि हैं, जो अपनी बात बिल्कुल इतिवृत्तात्मक ढंग से कहते थे, तो छायावादी कवि उस इतिवृत्तात्मक भाषा से अलग हटना चाहता है। वर्ड्सवर्थ अपने समय की आलंकारिक भाषा से अलग हटना चाहते हैं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि स्वच्छंदतावादी आलोचना यह पहचानती है कि स्वच्छंदतावादी साहित्य में भाषा संबंधी परिवर्तन होते हैं, और इसीलिए वर्ड्सवर्थ ने, कॉलरिज ने, आगे चलकर शैली ने, इन सब ने भाषा पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो पहला जो बिंदु था कि अलंकृत भाषा के स्थान पर सामान्य भाषा के प्रयोग की वकालत करते हैं वर्ड्सवर्थ। पर जो दूसरा बिंदु है कि गद्य की भाषा और छंदोबद्ध रचना की भाषा, उसमें कोई अंतर नहीं है, यहां पर वर्ड्सवर्थ से सहमति मुश्किल है। कॉलरिज भी वर्ड्सवर्थ के भाषा संबंधी विचारों से अलग हटते हैं। यह मानना कि गद्य और पद्य की भाषा बिल्कुल एक होती है, इससे सहमत होना मुश्किल है। कविता में जिस प्रकार शब्दों का विन्यास होता है, ठीक उसी प्रकार गद्य में वह विन्यास नहीं हो सकता।
और जब कॉलेज आते हैं तो वह कहते हैं कि वास्तव में कोई श्रेष्ठ कविता ऐसी नहीं है जिसमें शब्दों का औचित्यपूर्ण विन्यास न हो। उसकी वाक्य रचना विशिष्ट होगी ही, चुने हुए अलंकारों का प्रयोग होगा ही। यानी कॉलरिज कहते हैं कि इस कविता की भाषा को साधारण नहीं कहा जा सकता। अपनी वाक्य रचना में, शब्द विन्यास में कविता की भाषा गद्य से अलग होती है और कहीं ना कहीं अलंकारों का भी प्रयोग करना पड़ता है। इस संबंध में हिंदी में महावीर प्रसाद द्विवेदी के भी विचार देख लेने चाहिए कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने ज़माने में कहा था कि आजकल लोगों ने कविता और पद्य को एक ही चीज़ समझ रखा है, यह भ्रम है। उन्होंने कहा कविता और पद्य में वही अंतर है जो अंग्रेजी पोएट्री और वर्स में है। किसी प्रभावोत्पादक और मनोरंजन लेख, बात या वक्तृता का नाम कविता है, नियमानुसार तुली हुई सतरों का नाम पद्य है। जिस पद्य के पढ़ने या सुनने से चित्त पर असर नहीं होता वह कविता नहीं है। यानी चित्त पर असर होने को कविता का प्रमुख तत्व महावीर प्रसाद द्विवेदी मानते हैं। यह उनकी धारणा है। जहां तक कॉलेज का प्रश्न है कि वह साधारण भाषा को अस्वीकार करते हैं। वह कहते हैं कि नहीं, यह ग्राम्य भाषा है, कविता के लिए यह पर्याप्त नहीं है। और उसी प्रकार छंदों के बारे में कॉलरिज ने जो कहा है वह भी विवादास्पद है। छंदों के कारण कविता में संगीत का तत्व आ जाता है, उससे एक उत्तेजना पैदा होती है और संगीत से जो उत्तेजना आती है वह पाठकों की आंतरिक चेतना को प्रभावित करती है, जिस चित्त को प्रभावित करने के बाद द्विवेदी जी अपने तरीके से कर रहे हैं। छंदों के बंधन की बात छायावादी कवियों ने भी उठाई थी। उनका कहना था, जैसा निराला का जिक्र कुछ देर पहले हुआ था, कि उनका मानना था कि छंदों के बंधन में बंध जाने के कारण भावाभिव्यक्ति में निर्बंधता नहीं आती, खुले ढंग से भाव व्यक्त नहीं किए जा सकते। जब छंद का बंधन होता है तो भाव पर भी एक अंकुश लग जाता है। और इसी कारण निराला ने छंद के बंधनों को तोड़ा ही नहीं बल्कि अपना एक सिद्धांत भी निर्मित किया। और फिर आज की कविता तो छंद के बंधनों को पूर्णतः अस्वीकार कर चुकी है। तो रोमांटिक आलोचना कवि की दृष्टि से, यानी रचना प्रक्रिया की दृष्टि से और काव्य विन्यास की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से बिल्कुल एक नया मोड़ पहचानती है साहित्य में। और इसीलिए स्वच्छंदतावादी आलोचना साहित्य के इतिहास में एक नए मोड़ का सूचक है। इसके बाद शैली कीट्स जैसे रचनाकार आते हैं जिन्होंने अपने तरीके से इस धारणा में योग दिया। उनकी चर्चा हम लोग अगले संवाद में करेंगे। शैली कीट्स आदि रचनाकारों की चर्चा के साथ साथ फिर हिंदी में जो स्वच्छंदतावादी आंदोलन की अपनी खास विशेषताएं हैं उन पर चर्चा की जाएगी। संक्षेप में पुनः कहूं कि स्वच्छंदतावादी आलोचना की जिन प्रवृत्तियों की चर्चा हमने अभी की, कुछ प्रवृत्तियां बच गई हैं, उसकी चर्चा अगले भाग में की जाएगी। आशा है आज की यह चर्चा आपको अच्छी लगी होगी। आपके सहयोग के लिए, आपके साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आभार।